नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पिछले 8-10 दिन से लगातार ये खबरें आ रही हैं और आज जो खबर आई है वो तो बहुत ही चौंकाने वाली भी है और ये सूचना भी हमें देती है कि दिल्ली की जो हवा है वो बहुत जहरीली हो चुकी है। इनफैक्ट दिल्ली का दम घुट रहा है, दिल्ली वालों का दम घुट रहा है। उनको ये सलाह दी जा रही है कि अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें। वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी जा रही है। यानी पॉल्यूशन का स्तर इतना खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है कि जहां आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। आप बीमार पड़ सकते हैं और आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सवाल ले देकर के ये उठता है कि हर अक्टूबर नवंबर में पिछले कुछ सालों से दिल्ली की ये हालत आखिर क्यों हो जा रही है। और हर साल ही हम ये देखते हैं कि अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियां बजाय इस समस्या के मूल में जाने के और गंभीरता से उस मूल समस्या या मूल समस्याओं के समाधान तलाशने के, वो एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ने पर आमादा क्यों हो जाती हैं। और विशेषकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कुछ गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये इसलिए हो रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में तो हमने ओड इविन का और कुछ दूसरे इस तरह के टोने टोटके देखे थे, बर्दाश्त किए थे। दिल्ली की जनता ने भी और दिल्ली से बाहर से आने वाले और जाने वालों ने भी। कुछ और पाबंदियां आयत कर दी गई इन्होंने, लेकिन पिछले साल तक ये लगातार एक दलील देते थे, एक प्ली देते थे कि दिल्ली का अपना इतना पॉल्यूशन नहीं है जितना कि पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, पंजाब का है। वहाँ जो पराली जलाई जाती है वो अगर बंद कर दी जाए तो दिल्ली का जो पॉल्यूशन है, ये जो भट्टी बन जाती है दिल्ली की, जो दम घुट जाता है, इसमें राहत मिल सकती है। और अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई दिल्ली में भी आपकी सरकार, पंजाब में भी आपकी सरकार, अब तो वहाँ कांग्रेस की सरकार है नहीं, तो कौन रोक रहा है आपको? पंजाब में जो पराली जल रही है उसको रोकिए ना। और हरियाणा के मुख्यमंत्री तो ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं कि इस बार हमारे यहाँ बहुत कम पराली जली है पिछले कुछ सालों के मुकाबले। एक्चुअल में इस समस्या का मूल क्या है? समस्या एक्चुअल में क्या है और इसके क्या समाधान हो सकते हैं? या केवल ये एक दूसरे के पाले में बॉल उछलती रहेगी और दिल्ली वालों का दम घुटता रहेगा? इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता और आपके जो आर्थिक मामलों के, कृषि मामलों के जानकार विजय सरदाना साहब। विजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। विजय जी, हम आगे बढ़ने से पहले क्यों ना अरविंद केजरीवाल की एक बाइट सुन लें। ये इन्होंने पिछले साल दी थी जब तक इनकी वहां पर सरकार नहीं थी, पंजाब में सरकार नहीं थी। तब इनका ये एक इंटरव्यू था एक चैनल को, उसको जरा एक बार सुन लेते हैं, फिर इस पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। दर्शकों को भी सुविधा रहेगी। दिल्ली में हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायो केमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन और इतना सस्ता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है, यूपी सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर रहे वो लोग? इस सोल्यूशन को फ्री में बंटवा दो, सब जगह छिड़काव करवा दो फ्री में। इतना आसान है।
और दूसरी चीज, पराली आज लायबिलिटी बनी हुई है, ये बहुत बड़ा एसेट है, ये सोना बन सकती है पराली। पराली से बिजली बनती है, पराली से कोयला बनता है, पराली से गत्ता बनता है। 10-15 फैक्ट्रियां मैं देख के आया पंजाब के अंदर जहां पे ये सब बन रहा है। एनटीपीसी वाले कहते हैं कि जितना कोयला पराली से बनाओगे हम सारा ले लेंगे। रेडी मार्केट है, पराली से बिजली बनती है, वहां पे बिजली दे दो उनको। पराली से गत्ता बनता है। विजय जी, बहुत बड़ी-बड़ी बातें इन्होंने की थी और अब तो कोई रोक-टोक है ही नहीं। दिल्ली में भी इनकी सरकार है, पंजाब में भी इनकी सरकार है। तो ये इतना फ्री में अगर सॉल्यूशन ये पिछले साल निकाल रहे थे, तो इस बार कौन रोक रहा है इन्हें? अभी जो सैटेलाइट से तस्वीरें आ रही हैं, उसमें तो पता चल रहा है कि पंजाब में करीब 22,000 जगह पर पराली जलाई गई है और हरियाणा में उसके मुकाबले कुछ भी नहीं, 2100 जगह पराली जलाई गई है, ये सूचना आ रही है। तो पंजाब में अपनी सरकार है, अब इनकी कौन रोक रहा है इन्हें? वहाँ पराली का जो बंदोबस्त ये अभी ज्ञान दे रहे थे पिछले साल, तो वहाँ के मुख्यमंत्री को ये ज्ञान देना, क्या दिक्कत है? ओंकार जी, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, जी, प्रणाम। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है सर, ये एक गवर्नेंस फेलियर है। आपने जो रिकॉर्डिंग सुनाया 17 अक्टूबर 2021 को केजरीवाल साहब का एक इंटरव्यू अखबार में भी छपा था, मैं 2 लाइनें पढ़ देता हूं। जी। Kejriwal appeals to the government of Punjab, Haryana and UP to understand their responsibilities towards reducing stubble burning and controlling pollution. As Delhi air quality plunged into the very poor category on Sunday morning, Chief Minister Arvind Kejriwal said that increase in pollution was due to stubble burning in neighboring states as governments were doing nothing to help farmers to stop it. बहुत अच्छे विचार थे सर, और ये बहुत अच्छे विचार थे जब ये उम्मीद कर रहे थे कि पंजाब में इनकी सरकार बनेगी और इनको पता था कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। और ये उस समय पंजाब में जो कांग्रेस की सरकार थी उसको ज्ञान दे रहे थे कि किसको कैसे करना है, और कुछ उदाहरण आपने भी बताए, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। जी, जी। और मैं इसको गवर्नेंस फेलियर क्यों बोल रहा हूं कि अगर आपके पास सॉल्यूशन है और आपको पता है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, और आपका रोना ये था कि साहब मेरे पास सत्ता नहीं है, मेरे को कुर्सी दे दो, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। पंजाब की जनता ने इनको कुर्सी दे दी, अब प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। इनके पास सारे सॉल्यूशन हैं, क्या करना है, किसको फ्री बांटना है, कौन सा केमिकल देना है, कौन सा गत्ता बनाना है, किधर कोयला बनाना है, कैसे बिजली बनानी है, इनके पास सारे रास्ते हैं। अब सरकार भी इनकी है, तो कृपया ये तो बता दें कि जब से आप सरकार बनाए हैं अभी तक कितने आपने स्टेप्स लिए जिससे पराली बर्निंग कम की जा सके। कम से कम ये तो एक वाइट पेपर पंजाब की सरकार को हर 3 महीने में देना चाहिए कि हम ये कदम उठा रहे हैं। तो ये अब एक बात समझ में आती है कि एक आदमी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके जनता को ये बताने के लिए कि मेरे पास सारे सॉल्यूशन हैं, और जब जनता भरोसा करके जिम्मेवारी दे देती है तो फिर ये वहां से अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं, वहां से फरार हो जाते हैं। ये एक मेजर गवर्नेंस फेलियर नहीं है तो क्या है? इसका मतलब आप राजनीति करने आए थे सिर्फ सत्ता भोगने के लिए, आप कोई जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते। आज जो अपने बड़ी बातें दूसरों को आप समझा रहे थे, आप खुद नहीं कर सकते। आपको या तो पता नहीं कि उसको करना कैसे है, या आपको पता है लेकिन पॉलिटिकल इच्छा शक्ति नहीं है करने की। तो दोनों ही स्थिति में ये तो जनता के साथ धोखा हो गया। तो कहने का मतलब ये है सर कि अगर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर जिनकी सरकार पंजाब में है, अगर ये मिलके, आपके पास दिल्ली में भी सरकार है, पंजाब में भी सरकार है, अगर आप आपस में मिलके एक दूसरे को नहीं समझा सकते, और एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट स्टेट सब्जेक्ट है, केंद्र सरकार तो कानून बना सकती है, उसके आगे तो एनफोर्समेंट तो आपको करना है, आप वो भी नहीं करना चाहते। तो कहने का मतलब ये है
कहीं ना कहीं ये इर्रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस है जो हमने दिल्ली में देखा। अब सत्ता पंजाब में मिल गई तो वहां भी इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी तो पहला साल है, इनको 5 साल वहां रहना है और 5 साल में क्या होने वाला है पंजाब का, आपको बहुत ताजुब होगा, क्योंकि हर साल पंजाब में बिकॉज ऑफ पैडी, जिसके कारण पराली का प्रॉब्लम आता है, पंजाब की वाटर टेबल हर महीने 1 फुट कम हो रही है। और जब वाटर टेबल 1 फुट कम हो रही है तो 60, अभी इनके 60 महीने की सरकार है, तो ये मान के चलिए कि 60 फुट पानी पंजाब का खत्म हो जाएगा जमीन का। इसका मतलब 5 साल में तो पंजाब डेजर्ट बन जाएगा अगर ये हिसाब रहा तो अगर ये और अब आप ऊपर से सब्सिडी देंगे, लॉलीपॉप्स देंगे, तो मुझे लगता है कि पंजाब की जनता को ये समझना पड़ेगा कि आपने जिनके हवाले सत्ता करी है उनके पास आपके लिए कोई प्लान नहीं है। ना उनको ये पता है कि पराली कैसे मैनेज करनी है, ना उनको ये पता है कि वाटर टेबल कैसे बचाना है। तो अब पंजाब की जनता भगवान भरोसे है, या दूसरा तरीका यह है कि पंजाब की जनता खुद जिम्मेवारी ले और इस समस्या का समाधान करे, क्योंकि पराली की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी जिस दिन पंजाब में ग्राउंड वाटर नहीं रहेगा। जिस दिन पंजाब की जमीनें बंजर हो जाएंगी, पंजाब रेगिस्तान हो जाएगा, पराली अपने आप उगना बंद हो जाएगी, मतलब पैडी उगना बंद हो जाएगी, तो पराली की समस्या खत्म हो जाएगी। तो अब ये पंजाब को सोचना है कि आप कितने दिन और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद करते हो। आपको एमएसपी मिल रहा है, आपको एफसीआई का प्रोक्योरमेंट है, ये शॉर्ट टर्म में आपको बहुत फायदा दिख रहा है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, नशा है ये, धीमा नशा है जो आपको खुद को बर्बाद कर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा एफसीआई को, जिस दिन पंजाब नहीं उगाएगा वो उस दिन बिहार से, बंगाल से खरीद लेंगे। आपका क्या होगा, पंजाब के खेतों का क्या होगा, तब कौन जिम्मेवार होगा, दिल्ली की सरकार या पंजाब की सरकार? तो ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं, मैं इसको लाइटली नहीं लेना चाहता हूं। और इसीलिए मैं पंजाब की जनता जो आपका प्रोग्राम देख रही है, जो बुद्धिजीवी है, जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता कर रहे हैं, उनको सोचना होगा कि 5 साल बाद पंजाब का क्या हाल होगा। विजय जी, मैं आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बयान देख रहा था। मेल के जरिए मेरे पास वहाँ से जो सरकार की विज्ञप्तियाँ हैं वो आती हैं, क्योंकि मैं बहुत सालों तक चंडीगढ़ और हरियाणा रहा हूँ, वहाँ के अखबारों में। तो इसमें बयान में उन्होंने ये कहा है कि साहब, जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान किसानों को उल्टे भड़का रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, बजाय इसके कि वो पराली का प्रबंध करते, और जिस तरीके से हरियाणा ने काफ़ी कम कर दिया है, और उन्होंने डिटेल जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि किसानों को भड़काने से काम नहीं चलेगा, कदम उठाने से काम चलेगा। उनका कहना था कि हरियाणा की तरह किसानों को राहत देकर के पराली प्रबंध करना चाहिए। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में इस साल 25% की कमी आई है। 2022 में अब तक हरियाणा में पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो 2249 दर्ज की गई हैं, जबकि पंजाब में 20% की वृद्धि हो गई है। पंजाब में अब तक पराली जलाने की 21,500 घटनाएं सामने आई हैं। उनका कहना यह है कि हमने पराली के उचित प्रबंधन के लिए 1,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया है, और अगर किसान पराली की गांठ बना रहे हैं तो 50 रुपये अतिरिक्त हर क्विंटल पर उनको दिया जाता है। किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के उपकरण 50% और कस्टम हायरिंग सेंटर पर 80% का अनुदान भी हम दे रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि अगर किसान करनाल और पानीपत के इथेनॉल टू प्लांट में पराली की गांठें बनाकर ले जाता है तो उनको हम 2,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि और दे रहे हैं। और अगर किसान किसी गौशाला में पराली ले जाता है तो उसे 1,500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और रेड जोन क्षेत्र में पराली ना जलाने पर पंचायतें जो हैं उनको हम 10 लाख रुपए तक का पुरस्कार दे रहे हैं। क्या इस तरह की व्यवस्थाएं
आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं कर सकती है? सर देखिए, जैसा राजा वैसी प्रजा, ये कहावत है। अगर आपके चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव लेते हैं, सीरियस होते हैं, तो जनता साथ देती है। आप इसको समझिए, क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं चिंतित हूं यार, तुम्हारी सेहत खराब होगी, चलो इसको मिलके रोकते हैं, और ठीक है मैं समझ रहा हूं तुम्हारी समस्या है, पराली कहां रखोगे, हमने इथेनॉल प्लांट लगा दिया, वहां ले जाओ, एज ए रॉ मटेरियल हम आपसे खरीद लेंगे और बदले में हम आपको पैसा दे रहे हैं। आप इसको गौशाला में ले जा रहे हो, वहां बेडिंग मटेरियल की तरह काम आ रहा है, किसी और रूप में काम आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम आपको वहां भी पैसा दे रहे हैं। तो एक रास्ता निकाला है हरियाणा की सरकार ने, और जनता ने उसका समर्थन किया है, इसीलिए घटनाएं 25% कम हो गई। जो लोग अभी नहीं कर रहे हैं वो केयरलेस हैं, वो थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि क्या फर्क पड़ता है, जो मानसिकता होती है कि हम जलाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, हम देख लेंगे जो होगा। तो ऐसे जो इररिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो भी समाज में हैं, उनको भी सुधरने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या पंजाब की सरकार ने ऐसे कोई कदम उठाए हैं? अगर पंजाब की सरकार ने ऐसे कोई कदम उठाए तो बहुत अच्छा होगा कि भगवंत मान जी उसका जरा ब्यौरा जनता को दे दें कि हमने क्या क्या कदम उठाए हैं, किस किस जिले में हमने क्या क्या कदम उठाए हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करने की तो इनको बहुत इच्छा होती है। तो जितना पैसा ये एडवर्टाइजमेंट में और अपने गुजरात इलेक्शन में पंजाब का प्लेन ले जाके बर्बाद कर रहे हैं, कम से कम जितना इन्होंने अपने ट्रैवलिंग पे खर्चा किया है पिछले कुछ महीनों में इलेक्शन के लिए, अगर ये बता दें कि उसमें से कितना % इन्होंने पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए किया है। दूसरा, केंद्र सरकार ने जो इनको सहायता दी है, पैसे की फाइनेंशियल सपोर्ट जो दिया है, उसका इन्होंने क्या उपयोग किया, उसका ब्यौरा भी जनता के सामने रख दें। देखिए क्या होता है कि अगर जनता को लगता है कि स्टेप सही हो रहे हैं, तो एक ये भी आप मान के चल लीजिए कि मान लीजिए आज केजरीवाल साहब कहते हैं कि देखिए मेरे पास उदाहरण के लिए 20 डिस्ट्रिक्ट है, मेरे पास जितना पैसा था मैंने 3 जिलों में ये सब काम कर दिया, वहां पॉल्यूशन कम हो गया है, अब मेरे पास पैसा नहीं है, अगर मिलेगा तो मैं 17 में और कर दूंगा। तो आपको क्या लगता है कि दुनिया में पैसे की कमी है? इनको वर्ल्ड बैंक भी पैसा दे देगा, भारत सरकार भी दे देगी, कोई भी बैंक दे देगा, क्योंकि दुनिया में जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए बहुत सस्ती दर पे पैसा मिलता है, और पूरी दुनिया में ऐसे फंड हैं जो पॉल्यूशन कंट्रोल, क्लाइमेट चेंज को सपोर्ट करने के लिए है। लेकिन उसके लिए आपको एक्शन प्लान दिखाना होगा, आपको भारत सरकार की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, आप कदम उठाइए, जनता साथ दे देगी आपको। तो कहने का मतलब यह है कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां चाह वहां राह। समस्या यह है कि दे हैव नो डिजायर, नो एक्शन प्लान, नो विलिंगनेस टू एड्रेस द प्रॉब्लम। तो इनको सिर्फ रोज अखबार में शोर मचाना है, करना कुछ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स जो आम आदमी पार्टी और उसके नेता कर रहे हैं, ये किसी ना किसी तरह डेस्परेट वे में सत्ता चाहते हैं, लेकिन जब सत्ता मिल जाती है तो उसके बाद इनको नहीं पता कि जो इन्होंने वादे किए थे उसको कैसे मैनेज करना है, और बोलने की आदत बहुत ज्यादा है, इसीलिए हर 2 महीने बाद इनका अपना जो स्टेटमेंट होता है वो उल्टा हो जाता है। जैसे 17 अक्टूबर आप इंटरनेट पे जाइए और आप टाइप करिए कि पिछले साल केजरीवाल साहब ने पराली के बारे में क्या कहा था, स्टबल बर्निंग एंड पंजाब को लेके क्या बोला था, इन्होंने पूरा दोष मढ़ा था पंजाब पे। इस बार खुद की सरकार है तो मुंह बंद है। तो कहने का मतलब यह है कि इससे ज्यादा छिछली राजनीति क्या हो सकती है कि आप लोगों की सेहत को लेके खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने कहा था हम पंजाब में पैडी का कल्टीवेशन शिफ्ट करेंगे ताकि वाटर टेबल बच जाए, आपने वो कुछ नहीं किया। कुल मिला के आज एक उदाहरण मैं और आपको देता हूं, दिल्ली इतना बड़ा बाजार है, आज दिल्ली में सब्जी आती है मध्य प्रदेश से, सब्जी आती है बिहार से, सब्जी आती है कर्नाटक से, आंध्रा से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से नहीं आ सकती। तो जो जिले पंजाब में पैडी उगा रहे हैं और उसके बाद एक तो वाटर टेबल खराब कर रहे हैं, फिर पराली जला रहे हैं, क्या पंजाब की सरकार वहां सब्जी उत्पादन को प्रमोट करके और दिल्ली के अंदर सप्लाई नहीं करवा सकती? एपीएमसी दोनों तरफ इनके हैं, लेकिन इनकी नीयत नहीं है। ये लोग
जो दलाल लोग हैं उनके साथ, क्योंकि इनकी जो फंडिंग आती है वो आती है मंडी कमीशन वालों के साथ। आप देखेंगे जब किसान आंदोलन हुआ था तो केजरीवाल साहब किनके साथ खड़े हुए थे, किसके आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे? मंडी वालों को। तो ये उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि एक पॉलिटिकल इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए गवर्नेंस नहीं हो पा रहा इनसे। इनको सत्ता चाहिए, वो मिल गई, लेकिन उसके आगे इनको समझ में नहीं आ रहा हाउ टू मैनेज। तो इनका गवर्नेंस मॉडल है फ्रीबीज, उसके आधार पे सत्ता ले लो, लेकिन उसके बाद क्या करना है ये इनको नहीं पता। तो पॉपुलिज्म और गवर्नेंस के बीच में इनको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, और इसका खामियाजा पंजाब और दिल्ली की जनता दोनों को उठाना पड़ेगा। विजय जी, ऐसा नहीं लगता है कि इनकी नीयत ही नहीं है कुछ करने की? क्योंकि करीब-करीब 7-8 साल से तो हम और आप भी सुन रहे हैं, दिल्ली की जनता भी सुन रही है। बहुत बड़े-बड़े वायदे यमुना की सफाई करने को लेकर के भी इन्होंने किए थे कि बस 5 साल दे दो, अगले चुनाव से पहले तो मैं खुद भी वहाँ नहा करके दिखाऊँगा और आप लोग भी सपरिवार उसमें डुबकी लगाइए, बल्कि पिकनिक मनाइए वहाँ जा कर के, बहुत सुंदर घाट बना देंगे, पार्क बना देंगे, पता नहीं क्या-क्या सपने दिखाए थे। लेकिन हर छठ के मौके पर कम से कम वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की जमात भी इकट्ठा हो जाती है और कैमरामैन भी पहुँच जाते हैं। उठते हुए झाग, गंदा पानी, जो अलग-अलग उद्योग धंधों से जो सीवर छोड़ा जाता है, गंदा पानी छोड़ा जाता है, वो जो हालत कर रहा है। और सैटेलाइट से भी जो पिक्चर आ रही हैं यमुना की, यमुना जब दिल्ली में प्रवेश करती है तो नीला पानी है, और जब दिल्ली में घुस कर के आगे निकलती है तो वही नीला पानी एकदम काले पानी में तब्दील हो रहा है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आप केवल झूठ बोलते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? सर, मैंने जैसे आपको कहा कि इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, जिम्मेवारी नहीं चाहिए। देयर इज अ फर्क। मुझे पावर चाहिए लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए। तो इसीलिए इनको बोला जाता है पावर हंग्री लोग। और ऐसे लोग समाज में बहुत खतरनाक स्तर के होते हैं। अभी यही सवाल जो आपने किया गुजरात में, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा कि आपने यमुना का घाट बनाने की बात कही थी, क्या हुआ? तो इनका ये कहना था कि मेरे पास तो 2025 तक का टाइम है, अभी बहुत टाइम है मेरे पास, जल्दी क्या है, मैं कर दूंगा। 25 में आप आइए, तब मेरे से सवाल करिएगा मेरे चुनावी वादे मैंने पूरे किया है नहीं किया। अभी आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? अभी तो पहला साल ही है। लेकिन ये पिछले 5 साल का भी हिसाब नहीं बता रहे। तो कहने का मतलब ये है कि सर, इनको भी पता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली कम्युनिकेशन गैप है कि दिल्ली में जितने इन्होंने वादे किए उनको पूरा नहीं किया, या पंजाब में जो वादा किए वो पूरे नहीं किए। इसीलिए गुजरात में जब भी ये जाते हैं तो वहां एक नई कहानी बनाते हैं ताकि जनता को लगे कि नहीं, दिल्ली और पंजाब में बहुत काम हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली अब वो सोशल मीडिया का जमाना है तो सच्चाई भी परकोलेट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि सर, इनकी ये मतलब कि जब आपने सत्ता में आए हो, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिल्ली की जनता के लिए भी और पंजाब की जनता के लिए भी। अगर मान लीजिए केंद्र सरकार आपको हेल्प नहीं कर रही है तो क्या आप कुछ नहीं करेंगे? लेकिन क्रेडिट लेने में तो आप कभी ये नहीं कहते कि केंद्र सरकार ने हेल्प किया मेरी। लेकिन जब आपको गाली देनी होती है तो बाकी सबको गाली देते हो अपने अलावा। लेकिन जब क्रेडिट लेना होता है तो अपने अलावा किसी को क्रेडिट नहीं देते हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ अच्छे काम आप कर रहे हैं और सारे गलत काम कोई और कर रहा है, और उसमें किसी अच्छे काम में किसी और की भागीदारी है ही नहीं, और गलत काम में आपका कोई रोल है ही नहीं? मतलब कहने का मतलब क्या है सर, कि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली और पंजाब में जो सबसे बड़ी समस्या है वो फेलियर ऑफ गवर्नेंस है। इसीलिए, और इस समय इनका सिर्फ एक है, किसी तरह से चुनाव जीतना। क्योंकि इनको ये पता है कि अगर इनको नेशनल पार्टी बनना है तो इनको देश में अलग अलग जगह हाथ पैर फैलाने हैं। इनको अगर पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल होना है तो इनको एमपीज और एमएलए चाहिए। तो इनको पावर चाहिए, इनको स्टेटस चाहिए, इनको जिम्मेवारी नहीं चाहिए। इसीलिए ना तो ये कोई कागज साइन करते थे, ना इन्होंने कोई जिम्मेवारी ली थी। और इसीलिए
एलजी साहब ने जब कहा तो इनके लिए मुश्किलें हो गई। तो कहने का मतलब ये है सर कि अनफॉर्चुनेटली इंडियन पॉलिटिक्स में ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि जो भारत की जनता है जब वो वोट देती है वो भी अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करती है। तो जो जनता ने चुना वो उनको मिला। आज पंजाब की जनता ने एक लीडरशिप चुनी है, अब वो अच्छी है या खराब है भुगतना तो पंजाब को है, उसका साइड इफेक्ट दिल्ली वालों को भुगतना है। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री और पंजाब का मुख्यमंत्री आपस में बैठ के कोई रास्ता नहीं निकाल सकते, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कह रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि आप आपस में बैठ के एक मॉडल तो बनाओ। आप वहां के किसानों के बिहेवियर चेंज के लिए आपने क्या किया? आपके पास पूरा बजट है, आपने उसमें से क्या क्या प्रावधान किया पराली जलाने को रोकने के लिए? आप बजट बता दीजिए। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव और कानून बदले आपने जिससे पराली जलाना कम हो, वो दिखा दीजिए। क्योंकि इनकी नजर सिर्फ टैक्स पेयर के पैसे पे रहती है कि सेंटर से मिल जाए, कहीं और से मिल जाए टैक्स पेयर का पैसा जिसको मैं बांट लूं और कुछ अपने पॉलिटिकल एजेंडे में लगा लूं, मेरी दुकान चलती रहे। प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो उसके लिए इनको कोई इंटरेस्ट नहीं। तो प्रॉब्लम यही है कि एक तरफ उनको चाहिए पावर, इररिस्पॉन्सिबल पावर, और दूसरी तरफ इनको चाहिए टैक्स पेयर का पैसा। ये दो चीजों से इनका पर्सनल एजेंडा पूरा होता है कि मेरे पास पावर भी है, मेरे पास पैसा भी है, अब मैं जो चाहूं मस्ती करना है मुझे करे। जनता का क्या हो रहा है, पर्यावरण का क्या हो रहा है, बाकी क्या हो रहा है, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। विजय जी, अगर आखिर में इसके कारणों पर हम अगर चर्चा करें कि ये सिचुएशन क्यों पैदा होती है दिल्ली में हर अक्टूबर नवंबर को, क्योंकि दिल्ली खाली एक महानगर नहीं है, या दिल्ली केवल एक ऐसा शहर नहीं है जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है। यहाँ केंद्र सरकार भी है, यहाँ पार्लियामेंट भी है, यहाँ पर देश की जो सर्व नीतियां हैं वो तय होती हैं, यहाँ कानून बनते हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ से यहाँ पर यानी दिल्ली पर पूरी दुनिया की निगाह रहती है। और दिल्ली के बारे में अगर गलत खबरें जाती हैं कि बहुत पॉल्यूटेड कैपिटल है इंडिया की, तो इसके बहुत बुरे असर भी होते हैं दुनिया भर में। ये 2 महीने 2.5 महीने इतने बुरे क्यों बीतते हैं, कारण क्या है और इसका निवारण क्या हो सकता है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है सर कि ये जो पराली प्रॉब्लम है ना, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इसके पीछे सीधी सी बात ये है, जब तक पंजाब के अंदर मैकेनिकल हार्वेस्टिंग नहीं थी, मैनुअल वर्क होता था, पराली की प्रॉब्लम आपने कभी नहीं सुनी होगी। पंजाब के किसान को भी लाइक बाकी सेक्टर में भी उनको भी लगा प्रॉफिट कमाना है, उन्होंने कहा लेबर हटाओ, मशीनें लाओ। मशीनें लाए, मशीनें डिफेक्टिव डिजाइन की हैं। उनका भी ये था कि भाई हमें वेस्ट मैनेजमेंट या जो बायोमास मैनेजमेंट है उससे मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ अपने काम की चीज निकालनी है जिसको बेच के पैसा कमा लेंगे, और बाकी जो पराली बच जाएगी उसको अगर मैनुअली हटाना है तो जरूरत क्या है, एक माचिस की तीली लगाओ, काम खत्म। उससे सस्ता आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप उस पर मशीन भी चलाओगे, ट्रैक्टर भी चलाओगे, कोई और अप्लायंस भी चलाओगे तो खर्चा लगता है, वो भी 100, 200, 500 रुपए एकड़ का लगेगा, वो भी क्यों देना है? तो सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच ये हो गई पहली बात। पराली और वीट के बीच में करीब 15 से 20 दिन का टाइम रह जाता है सोइंग में। अब पराली को नेचुरली डिकम्पोज होने में कम से कम 30 से 45 दिन चाहिए, वो टाइम है नहीं। किसान को खेत खाली चाहिए, तो जैसे ही मतलब पैडी की हार्वेस्टिंग होती है, बची हुई 1-2 दिन के बाद जब वो पराली सूख जाती है, किसान उसमें आग लगा देता है। और ये 1-2 जगह होता तो बात समझ में आती है। आज 22,000 है, कल जहां जला था वो आज कैमरे में नहीं आएगा पंजाब के, वो कल के 12-15 हजार अलग थे। तो आपको ये पूरा 3 हफ्ते का टोटल करोगे तो आपको समझ में आएगा कितनी बार जली थी वहां पे पराली, क्योंकि एक खेत की पराली रोज थोड़ी जलेगी, वो तो आज जल गई।
अगली बार अगला खेत, उसके बाद अगला खेत। तो टोटल कितने फायर इंसिडेंट्स हुए पंजाब में, ये कहना कि 5,000 थे, 10,000 थे, वो आज के थे। अगर आप पूरे सीजन के कैलकुलेट करोगे तो ये लाखों में होंगे। लाखों का मतलब उतने खेतों में जितने में आपका पेडी कल्टीवेशन हुआ है। और क्योंकि उन सब खेतों में किसान को फिर वीट लगाना है, और वीट की हार्वेस्टिंग फिर मार्च अप्रैल में आनी है, क्योंकि सर्दी की क्रॉप है वीट। तो ये सब चीजें हमें देखना पड़ेगा। सवाल अब ये है कि किया क्या जाए। 2-3 सुझाव है। एक तो पैडी पे, क्योंकि पैडी की फसल से सिर्फ पराली का प्रॉब्लम नहीं है, पंजाब की वाटर टेबल भी खत्म हो रही है। तो सरकार को एक डिसीजन लेना चाहिए कि हम पैडी पे एमएसपी नहीं देंगे। क्योंकि देखिए, बात आती है प्रॉफिटेबिलिटी की। आप वेजिटेबल पे सपोर्ट दीजिए, आप मक्के पे सपोर्ट दीजिए, आप किसी और क्रॉप पे सपोर्ट दीजिए जो पंजाब की वाटर टेबल को बचाए। एक तो पराली को आपको डिस्करेज डेलिबरेटली करना होगा। लेकिन केजरीवाल साहब को ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये वो जो मंडी में आड़तीए बैठे हैं जिनको एफसीआई से कमीशन मिलता है, ये उनके हाथों में खेलते हैं। तो जैसे ही आप पैडी हटाओगे, एफसीआई की प्रोक्योरमेंट नहीं होगी, तो कमीशन एजेंट का काम कैसे चलेगा? तो कमीशन एजेंट अपने 2% के कमीशन के लिए पंजाब की वाटर टेबल को खराब करवा रहा है। किसानों को ये गलत जानकारी देते हैं कि अगर तुमने पैडी नहीं लगाई तो कोई और कुछ नहीं खरीदेगा। गलत है, क्योंकि इस देश में तिलहन बहुत जरूरत है, दलहन की जरूरत है, इवन फॉडर क्रॉप्स, पशुओं का चारा पंजाब के अंदर ही बहुत बड़ी डिमांड है। हिंदुस्तान में चारे की कमी 40 से 60% है। आप पराली मतलब पैडी हटा के आप फॉडर क्रॉप पे जा सकते हैं, उसका मैनेजमेंट सिखा सकते हैं, तो पराली की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। रास्ते सब हैं। क्या पंजाब के सरकार की नीयत है कि वो आड़तियों के जो चंगुल में फंसी हुई सरकार है, उस चंगुल से बाहर निकलने का दम है पंजाब की सरकार में? क्या केजरीवाल साहब पॉलिटिकल एजेंडा से हटके गवर्नेंस की बात कर सकते हैं? अगर हां तो रास्ते हैं, पहली बात। दूसरा, जो आपके मैकेनिकल हार्वेस्टर्स हैं वो सब डिफेक्टिव डिजाइन है। आप आईआईटीज के साथ, बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ, इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ बैठ के, और कोई मुश्किल नहीं है ढंग का हार्वेस्टर डिजाइन करना, 2 महीने में हो जाएगा। और उसके बाद आप अनाउंस कर दीजिए कि अगर कोई डिफेक्टिव हार्वेस्टर यूज करेगा, उस हार्वेस्टर को सीज कर दिया जाएगा। पहली बात, जो कंपनियां डिफेक्टिव हार्वेस्टर बना रही है उन सबके ऊपर फाइन लगाइए, बनने ही मत दीजिए डिफेक्टिव हार्वेस्टर, ताकि वो यूज ही ना हो। और जो डिफेक्टिव बन चुके हैं उनको आप वार्निंग दे दीजिए कि आप 3 से 6 महीने में इनको मॉडिफाई करिए, ताकि ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। क्योंकि अभी क्या होता है, जब हार्वेस्टिंग होता है तो करीब 1 से 1.5 फीट 2 फीट तक वो बायोमास खेत में खड़ा रहता है, और जितना ज्यादा बायोमास खेत में होगा उसको बायोडिग्रेड होने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर उसको क्लोजर टू ग्राउंड अगर वो हार्वेस्टिंग होगा, 3, 4, 5 इंच रह जाएगा, तो आप उसको जमीन में मिला के एज ए ऑर्गेनिक मटेरियल वापस मिट्टी में मिला सकते हैं। आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, फर्टिलिटी इंप्रूव होगी। लेकिन वो ये नहीं करेंगे क्योंकि नीयत नहीं है। और चौथी बात, आपको दिल्ली इतना बड़ा मार्केट है, बहुत जो आपके हाईवे के आसपास जो बाकी किसान है जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, उनको बोलिए आप सब्जी उगाइए। पंजाब गवर्नमेंट वहां ट्रांसपोर्टेशन दे सकती है, मंडी से सब्जी उठाओ, सीधा दिल्ली की मंडी में लाओ, और आप रेट फिक्स कर दो कि भाई जो भी सब्जी दिल्ली में बिकेगी 10 रुपए किलो। आज आप और हम 70, 80, 100 रुपए किलो सब्जी खरीद रहे हैं ना। केजरीवाल साहब की सरकार है, हर मंडी के अंदर, हर दिल्ली की कॉलोनी के अंदर मोबाइल सब्जी के वैन क्यों नहीं बना देते केजरीवाल? पंजाब की सब्जी आए, उसके अंदर इंसेंटिवाइज करें कि भाई पेस्टिसाइड मत डालो, कम से कम डालो, ताकि हेल्दी सब्जी रहे, और सीधा वो सब्जी आप दिल्ली की मंडी में लाइए, वहां से अपने वैन्स में डालिए और सारे मोहल्लों में पहुंचा दीजिए। फ्लैट रेट रख दीजिए 20 रुपए किलो।
क्या पंजाब की सब्जी नहीं बिकेगी? आज मंडी में वही किसान 3, 4, 5 रुपए किलो सब्जी बेच रहा है। आप सीधा पैसा वापस किसानों तक 10 से 20 रुपए किलो सब्जी का दे दीजिए। वो पैडी क्यों उगाएगा? क्योंकि पैडी से ज्यादा वो सब्जी में कमा लेगा। और सब्जी महीने 1.5 महीने की क्रॉप है, ना उसमें कुछ जलाना है ना कुछ करना है, पानी भी कम। तो कहने का मतलब है कि रास्ते सब है, नीयत चाहिए। सवाल नीयत का है। वेयर देर इज ए विल देर इज ए वे। और यही कमी है दिल्ली और पंजाब की सरकारों में, क्योंकि उनको सिर्फ गलतियां निकालनी है। अपनी गलतियां छुपाने का सबसे अच्छा तरीका दूसरे को गलत बता दो, ताकि कोई मेरी गलती ना देखे। करना कुछ नहीं है। तो मेरा सिर्फ निवेदन यह है कि दिल्ली और पंजाब सरकार अपने जिन मतदाताओं ने आपको वोट दिया है, कम से कम उनसे ईमानदारी बरतो। उनको हर महीने ये अपडेट छाप के बता दो कि आपने क्या क्या कदम उठाए इस महीने, जिससे पर्यावरण दिल्ली का और पंजाब का सुधरता रहे। सिर्फ पराली की बात नहीं है, वाटर टेबल है, एयर पॉल्यूशन है, बाकी चीजें हैं, वेस्ट मैनेजमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, सीवेज ट्रीटमेंट है। ये सारे पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स है। हर महीने क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री, छोड़ दीजिए ना केंद्र सरकार को, भाड़ में जाए केंद्र सरकार, आपकी चिंता दिल्ली और पंजाब होनी चाहिए। आप वहां दोनों राज्यों में पर्यावरण सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं, हर महीने कम से कम एक डॉक्यूमेंट तो दे दो, ताकि जनता को लगे कि यू आर सीरियस। उसमें आप फोटो लगा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, इतना समय निकालने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए और सुझाव देने के लिए कि भी क्या क्या किया जा सकता है। ये जो हर साल की समस्या बन गई है, लोगों का जो दम घुट रहा है, दिल्ली जो बर्बाद होने जा रही है, उसको कैसे आप उसका समाधान निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे